फोकस्ड रहना ये डिफिकल्ट है। ये रील्स ने जो किया है वो उनके जो फोकस है उसको पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। दोज हु आर डिजर्विंग दे विल बी डूइंग वेल। वो 99 परसेंटाइल में एलिजिबल हुआ है कि 93% में एलिजिबल हुआ है, इट डजंट मैटर। You know the ranks. You've seen the movies. You think you know Kota. Think again. Welcome to EdTake, the Kota chapter, where we are ditching the headlines to bring you the ground reality, straight from the classrooms. प्रेशर क्या है? टीचर्स क्या सोच रहे हैं? और AI इस लेगेसी सिस्टम को कैसे शेकअप कर रहा है? इन सब सवालों के साथ It's time to listen to the real voices of the student capital of India, Kota. अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि आजकल मतलब बच्चों में थोड़ा ज्यादा टफ लग रहा है स्टडीज क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है, फोकस रहना या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री? फोकस्ड रहना ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर फोकस्ड रहेगा तो सब्जेक्ट भी उसके आ ही जाएगा, लेकिन फोकस्ड रहना ये डिफिकल्ट है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं। तो उसमें वो जो कोप अप कर गया, जो इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल के फोकस्ड रह गया, दे डू वेरी वेल। ज्यादातर मतलब जो ये डिस्ट्रैक्शंस होता है ये किस वजह से होता है? मतलब करंट जो एआई मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, इंटरनेट नई टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया में मोस्टली रील्स, बच्चों के आवर्स कहाँ से निकल जाते हैं पता ही नहीं होता है। वो 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड के वो जो रील्स मूव करते हैं वन आफ्टर अनदर, इसकी वजह से ही सबसे ज्यादा। और हम तो देख सकते हैं, उन्हें अगर एक पॉडकास्ट देखना हो 2 घंटे का नहीं देखेंगे, उनमें वो पेशेंस है ही नहीं। ये रील्स ने जो किया है वो उनके जो फोकस है उसको पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है। हमें लग रहा है स्क्रीन के सामने तो फोकस्ड है 2 घंटे तक, लेकिन वो 2 घंटे तक किसी एक सब्जेक्ट पे अगर डिस्कशन हो रहा है तो उस पे वो फोकस नहीं कर पाएगा। उसका एक टाइप ऑफ इमेज में, वीडियो में वो 30 सेकंड 40 सेकंड से ज्यादा वो स्टे नहीं कर पाता। तो ये एक मेजर डिस्ट्रैक्शन है। और हमने एक्चुअली यहाँ पर अभी उसी पॉलिसी पे काम करना शुरू किया है, मोबाइल फ्री कैंपस। ओके, ठीक है, मोबाइल ही नहीं रहेगा तो रील्स भी नहीं रहेंगे। फोकस नहीं हो पाने की एक ये मेजर इशू है। पर एक बात बताइए, यहाँ पे मेल फीमेल ये दोनों रेशियोज यहाँ पे बहुत बराबर तरीके से हैं ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स। अभी मोबाइल फ्री कैंपस समझ आ रहा है, पर उसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चरिंग कैसा है? गेट से पास करते वक्त दे विल बी कीपिंग द फोन्स। एक तो जो यहाँ पर कुछ रेसिडेंशियल प्रोग्राम चल रहे हैं, हाँ, जहाँ पर बच्चों का मोबाइल फोन होता ही नहीं है। कैंपस के फोन पे पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे घर से फोन आएगा, बात करेंगे, वो वार्डन को पता होगा कब होगा, उस समय कम्युनिकेट करेंगे। बाकी उनके एंटायर मूवमेंट सीसीटीवी मॉनिटर्ड है। ठीक है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी समय बच्चों के हाथ में हमें मोबाइल देना पड़ता है, तो उसकी जरूरत नहीं है अब। वो प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा कम्युनिकेशन का, वो भी फिक्स टाइम। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन से हट गए वो। पर इसके बाहर जाके वो लोग जब अपना मतलब स्ट्रेस जो होता है पढ़ाई से, उसके लिए जब कुछ रिलैक्स करना चाहेंगे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? एक तो जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि रेसिडेंशियल कैंपस जो है उनका पूरा शेड्यूल्ड है, योगा से लेकर मेडिटेशन, गेम्स, एवरीथिंग इज प्लान्ड। मतलब 24/7 दे आर मॉनिटर्ड और डिस्ट्रैक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। कभी कभार वहाँ के वार्डन, जो मैनेजमेंट स्टाफ है, वो उन्हें लेके बाहर भी जाते हैं, कहीं बाहर सिटी में, पार्क में, मॉल में, कुछ में वो घुमाने, वंस इन ए वीक वो हो सकता है।
और अगर थोड़ा सब्जेक्ट पे फोकस करें तो अभी मेन का शिफ्ट वन का रिजल्ट आने वाला है, तो क्या लगता है कि मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस शिफ्ट में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, आपका सब्जेक्ट वाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पेपर हुआ है। हाँ अब 10 शिफ्ट में पेपर हुआ है। हाँ तो हर शिफ्ट के पेपर का लेवल अलग अलग था, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है। कौन सा स्टूडेंट किस शिफ्ट में दिया है वो भी अलग अलग है। हो सकता है मतलब लक मानो बैड लक मानो, दोनों तरह ही के ही स्टूडेंट होंगे। किसी को अपने चॉइस के क्वेश्चन ज़्यादा मिल गए, किसी को अपने चॉइस के क्वेश्चन मिले ही नहीं या कम मिले, तो वो परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत अप डाउन होगा। लेकिन इससे ओवरऑल जो परसेंटाइल है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। दोज हु आर डिजर्विंग दे विल बी डूइंग वेल। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन से सब्जेक्ट का पेपर हुआ है इस बार? इस बार नहीं, ये तो पिछले कई सालों की एक मेजर प्रॉब्लम है, वो है मैथमेटिक्स। वो लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और मैंने ज़्यादातर स्टूडेंटों को देखा है कि मैथ्स के क्वेश्चनों को कंप्लीट करने में वो स्ट्रगल करते हैं। केमिस्ट्री हमेशा इजी टू मॉडरेट साइड में रहती है, फिजिक्स मॉडरेट टू टफ में होता है, और फिजिक्स में बच्चों को पता होता है पहले से कि क्वेश्चन टफ होंगे, उनकी प्रिपरेशन भी वैसी रहती है। लेकिन मैथ में जो जो क्वेश्चंस वो देते हैं वो इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि many of them couldn't cope up with that. अभी फिजिक्स के एंगल से आपको सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट मतलब सबसे ज्यादा जिस सब टॉपिक को लेके स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं वो कौन सा लगता है आपको? टॉपिक की बात अगर करें स्पेसिफिकली, अगर बात करें तो रोटेशनल मोशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं बच्चे। और हम अच्छे बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चों के लिए जिनका ये नहीं है कि 100% एल स्कोर करना है, ठीक है, उन बच्चों को हम कहते हैं कि उस चैप्टर के बेसिक्स कर लें, कि बेसिक्स इजी क्वेश्चन आ गया तो हो जाए, टफ क्वेश्चन आ गया तो छोड़ दें। इट विल सेव देयर टाइम सच दैट दे कुड फोकस ऑन अदर क्वेश्चंस। जरूरी नहीं है कि फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए वो टाइम बचा, हो सकता है उस टाइम में वो केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन और कर ले या मैथ्स का 1 क्वेश्चन और कर ले। बस उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो डिवोशन, जो टाइम उसे डिवोट करना पड़ेगा, दैट इज टू मच। और वो 11-12 के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो इट्स टॉर्चरस। इवन IITs भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली उस चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो गलत बनाती हैं और उन्हें बोनस करना पड़ता है। तो जब IIT के प्रोफेसर उस पर्टिकुलर चैप्टर में गलत क्वेश्चन बना सकते हैं इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद, तो एक 11-12 के बच्चे से वी कुड नॉट एक्सपेक्ट मच। तो हम उस चैप्टर में जिन को स्टूडेंट को लगता है कि थोड़ा वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम उसे स्किप करने कहते हैं, फंडामेंटल्स करके टफ लेवल पे नहीं जाने कहते। जब मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं और स्टूडेंट्स जितना कॉन्फिडेंस के साथ प्रेप करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनको एक अलग सा रियलिटी चेक मिल जाता है, तो उस टाइम को मतलब कैसे आप हैंडल करते होंगे, या फिर बच्चों को क्या एडवाइस दोगे हाउ टू हैंडल दैट? एक्चुअली इनिशियली जो बच्चों को प्रॉब्लम रहती है वो है कि मैंने जैसे पहले कहा कि वो स्कूल के टॉपर थे, यहाँ आके क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो मेन चीज ये है कि हर शेर का सवा शेर होता है। तो बात, आप अपने स्कूल में टॉपर थे, यहाँ तो सारे ही टॉपर हैं, तो उन टॉपर के साथ आप क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? यू आर ए कॉम्पिटिटर ऑफ योरसेल्फ। तुमने पिछले टेस्ट में जो किया था परफॉर्म, हो सकता है इस टेस्ट में तुम्हारा परफॉर्मेंस लो हो गया, इट इज डीमोटिवेटिंग। तो ऐसी सिचुएशन में मेन ये है कि पिछले पेपर में क्वेश्चन कैसे थे, इस पेपर में क्वेश्चन कैसे हैं। अगर इस पेपर में क्वेश्चन टफ है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस डाउन होगा। अब इन टफ क्वेश्चन में
पिछले पेपर में जो तुम नहीं कर पाए थे उनमें से वैसे उससे अपर लेवल के क्वेश्चन क्या एक भी सॉल्व किया? अगर एक भी सॉल्व कर पाए दैट इज ग्रोथ। मतलब यू आर ए कॉम्पिटिटर ऑफ योर सेल्फ, नॉट टू योर पीयर ग्रुप। तो बाकियों से compete करना ही नहीं है। मैं अब आई एम कॉम्पिटिटर ऑफ माई yesterday. माई टुमारो शुड बी बेटर देन माई टुडे। तो बच्चों को जो सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि वो खुद से compete करे, ना कि दूसरों से कंपेयर करे। तो दूसरों से कंपैरिजन में हार्ट ब्रेकिंग विल बी देयर, क्योंकि सारे ही टॉपर थे अपने अपने स्कूल के। लेकिन जब खुद से कंपटीशन होगा तो एवरी डे ही विल बी बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग और बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करेगा। हाँ, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पिछला पेपर टफ था, यू परफॉर्म्ड वेल, ये पेपर इजी था, स्टिल यू परफॉर्म पुअर। तो ऐसी सिचुएशन में इट मीन्स दैट यू आर नॉट फोकस्ड, तुमने टाइम अपना वेस्ट किया है, लर्न नहीं किया है। तो उस सिचुएशन में हम थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। हम कहते हैं कि तुम अपने आप को फोकस्ड रखो, पढ़ाई करनी जरूरी है और वो करते रहना है। तुम्हें मस्ती में टाइम वीक बिता दिया, पिछले टेस्ट में तुम्हारा परफॉर्मेंस बेहतर था, इस टेस्ट में तुम्हारा परफॉर्मेंस पेपर्स इजी होने के बावजूद अगर खराब हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव वेस्टेड दैट टाइम। आपको क्या लगता है बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या होगा? लेट्स से शिफ्ट 1 का बच्चों का रिजल्ट आया, ये 16 तारीख को आने वाला है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस टाइम पे किसी बच्चे का अगर स्कोर जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है ऐसा नहीं हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? एनालाइज करना कि क्या गलती की है? जेई मेंस इज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम फॉर एडवांस। ओके, तो उनका अगर थोड़ा अप डाउन भी हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अगर एडवांस के लिए एलिजिबल है, अब वो 99 परसेंटाइल में एलिजिबल हुआ है कि 93% में एलिजिबल हुआ है, डजंट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली उसे परफॉर्म करना है जेई एडवांस के लिए। अब जिसके लिए जेई मेन ही इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए सेकंड चांस है। तो अप्रैल सेशन में जब वो अपीयर करेगा, इस पेपर में जो गलती की है, जहां गड़बड़ी की है, उन पे वो रिवर्क करेगा। तो ये जो बीच के 2-2.5 महीने का टाइम है, तो इस टाइम में वो अपने वो जो ड्रॉबैक्स थे, जहां जहां उसे पिछले टेस्ट में ये पता चल गया कि क्या क्या गलत किया है, तो उन पोर्शन पे वर्क करके अगले पेपर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर हो।